हेलो देयर। सो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी कोर्स का सेकंड चैप्टर विच इज़ सब डिविजन्स। इससे पहले हमने हेरिडिटी कवर किया था। तो आज का जो टॉपिक है, प्री वार्निंग आई वांट टू गिव दैट दिस इज़ अ बिट ऑफ ए मोनोटोनस टॉपिक, क्योंकि इसमें हमें एक्स चीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं ये बस एसोसिएट करना है और याद करना है, राइट। तो इम्पोर्टेंस वाइज एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। इट्स नॉट लाइक एवरी ईयर देयर इज क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम इट, बट येस एवरी 2-3 years 1 or 2 क्वेश्चंस फिगर आउट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो करना तो अपने को सारा है ही, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो हमें किस फॉर्मेट में करना है? स्टडी ऑफ डैश इज़ कॉल्ड व्हाट। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस तरफ हमारे आंसर्स दिए हुए हैं। हमें सिंस आई टोल्ड यू अर्ली ऑन कि हम सारे जो चैप्टर्स हैं क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द वे इट वर्क्स। आप ऐसे याद करोगे तभी आप फाइनल पेपर में आंसर कर पाओगे चीज़ें, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो लिविंग और डेड एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो बेसिकली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, या फिर लिविंग एंड डेड एनिमल्स की स्टडी। तो दी आंसर इज़ जूलॉजी कहते हैं। और ये जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है FO, दैट मीन्स फादर ऑफ, ठीक है। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसे माना जाता है? एरिस्टोटल को, ठीक है। देन बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, जो कि आपकी जूलॉजी की ब्रांच हो गई। देन द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन को क्या कहते हैं? तो इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। देन नेक्स्ट आ रहे हैं हम, इन्वायरमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं? तो ये काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसको इकोलॉजी कहते हैं, बट देयर इज़ मोर देन वन डेफिनेशन फॉर इकोलॉजी। और ये सेकेंड वाली डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ की इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, उसको कहा जाता है इकोलॉजी। अब बिफोर द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइंड, देयर वॉज अनदर टर्म दैट वॉज इन यूज विच वॉज बायोनॉमिक्स। तो उस टाइम पे इट वॉज डिफाइंड एज द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। तो ये भी आपका इकोलॉजी ही है, या फिर द अदर टर्म फॉर इट विच इज़ बायोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो लॉज ऑफ लाइफ, ठीक है, या फिर स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, लॉज रेगुलेटिंग द वाइटल फंक्शंस, उसको क्या कहते हैं? तो दैट इज़ बायोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड देयर यूज़ इन द मैकेनिकल वर्ल्ड। तो जैसे अगर मतलब साई-फाई मूवी देख रहे हैं एंड समवन हैज़ पुट एन सॉर्ट ऑफ रोबोटिक आई ऑन अ पर्सन, तो वो बायोनिक्स है। मतलब देयर इज़ ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल यूज़ ऑल्सो, बट मैं याद करने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, तो उसे हम कहेंगे बायोनिक्स, ठीक है। देन स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दैट इज़ बायोमेट्री। तो स्टैटिक्स जहाँ आ गया वहाँ मेट्री आ गया, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिकल स्टडी, ठीक है, बायोमेट्री। नेक्स्ट है फॉसिल्स की स्टडी। तो सारे ही फॉसिल्स, एनिमल्स हो गए, मरीन लाइफ, प्लांट्स, उन उसको हम बोलते हैं पेलियोओंटोलॉजी। लेकिन अगर हम फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे पेलियो बायोलॉजी। एंड उसमें भी अगर हम सिर्फ प्लांट फॉसिल से डील कर रहे हैं, या इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन्स, विच मीन्स नथिंग बट प्लांट फॉसिल्स, राइट। तो उसको हम कहेंगे पेलियो बॉटनी, जो कि आपकी पेलियो बायोलॉजी की ही ब्रांच हो गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल, इट इज़ कॉल्ड फ्रेनोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स, इसे कहते हैं एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्रासेस, तो इसमें GROS आ रहा है, एग्रोस्टोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स, ये है पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स, दिस इज़ ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट्स, दिस इज़ आर्थ्रोलॉजी। देन स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, दिस इज़ एंटेमोलॉजी। इसको आप इंसेक्ट्स से कर सकते हो रिलेट, इंसेक्ट्स को आप एंट से कर सकते हो, आई एम सॉरी।
तो एंट इज़ एन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी, बट ये अलग बात है कि एंट की खुद की स्टडी को मिर्मिकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, विच विल बी अ ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। बट वैसे याद रखने के लिए कि एंट इज़ एन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी, ठीक है। फिशेस की स्टडी को इच्थायोलॉजी, ठीक है। अब फिशेस में स्केल्स होते हैं, उसको इच वर्ड से याद करके कुछ रिलेट करके याद रखा जा सकता है। बट एडिशनली हम इसी चैप्टर में करेंगे कि अगर हम फ़िश कल्टिवेशन कर रहे हैं तो उसको हम इच्थायोलॉजी नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये हम फिशेस की स्टडी की बात करें। कल्टिवेशन ऑफ फिशेस को हम बोलेंगे पिसिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पैरासाइट्स की स्टडी को बोलेंगे पैरासिटोलॉजी। मोलस्क्स जैसे कि आपके ऑक्टोपस हो गए और शेल्स की स्टडी को हम बोलेंगे मलैकोलॉजी। वायरसेस की स्टडी को बोलेंगे वायरोलॉजी। पॉपुलेशन की स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी। तो हम बहुत बार ऐसे न्यूज़ में सुनते हैं ना कि इंडिया का जो अभी पॉपुलेशन डेमोग्राफी जो है वो बहुत बढ़िया है, मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन दैट फॉल्स इन द यूथ कैटेगरी, जो वर्किंग एज ग्रुप में फॉल करते हैं। तो डेमोग्राफी, पॉपुलेशन डेमोग्राफी, इसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ से। फिर डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, तो एथनिसिटी से अपने को याद करना है, ये मतलब ये सिर्फ याद करने का तरीका है। एथनिसिटी स्टडी को बोलते हैं एथनोलॉजी। फिर कोई एक स्पेसिफिक कल्चर की स्टडी को हम बोलेंगे एथनोग्राफी। मतलब ऐसा समझ लो कि ग्राफ जो होता है उसमें हम डिटेल में चले जाते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक कल्चर की डिटेल पढ़ रहे हैं, तो एथनोग्राफी हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को क्या बोलते हैं? ईथोलॉजी। स्टडी ऑफ एथिकल ड्यूटीज़ को बोलते हैं एथिक्स। अब ये तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, दिस इज़ वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स, राइट। फिर कंपाइलेशन ऑफ ए डिक्शनरी को क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी। स्टडी ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड पेडोलॉजी। तो इसको याद करने का हम कुछ पैर से रिलेट कर सकते हैं, ऐसे कि हम मान लो नंगे पाँव सॉइल पे चल रहे हैं, तो सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी, ठीक है। इसका वैसे लेना देना कुछ नहीं है, बस याद करने के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ ये बातें। तो स्नेक्स नेक्स्ट है, तो स्नेक्स की स्टडी को बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। अब स्नेक सरपेंट वेरी इजी टू कोरिलेट। ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, तो एक हमारा होता है कि जहाँ हम सॉइल को इस्तेमाल ना करके सिर्फ जो है पानी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो तब हम बोलते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स। एक हमारा होता है एरोपोनिक्स भी होता है, जहाँ पे हम सिर्फ मिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, हम प्रॉपर पानी में भी उसको डिप नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री, दिस इज़ फिलोलॉजी। तो इफ़ आई मे कन्फाइड इन यू इन हियर, तो ये वाला मेरे को याद नहीं होता, फिलोलॉजी। मे बी अभी ये बोलने के बाद अब मेरे को अच्छे से याद रहेगा कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री को बोलते हैं फिलोलॉजी, बट अप टिल नाउ दिस इज़ ऑलवेज बीन ए प्रॉब्लम फॉर मी, मेरे को नहीं याद होता ये। नेक्स्ट देख रहे हैं हम आइडल्स इन आर्ट्स, इसे बोलते हैं आइकनोग्राफी। एम्फिबियंस की स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, ठीक है। तो इसमें सर्पेंटोलॉजी और हर्पेटोलॉजी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो स्नेक्स के लिए है विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल्स। ये एम्फिबियंस हैं जो आपके फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि किसी चीज़ की कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं रेयरिंग सिल्क वॉर्म को क्या कहते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। फ्लावर के कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फिर यदि आप मतलब अभी आपने सब डिवीज़न देख लिया फ्लावर वाला, ठीक है, अब बोल रहा है कि फ्रूट, वेजिटेबल या फ्लावर कुछ भी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्लांट्स उगा रहे हो, उसके लिए उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। फिर ये जो हमने दिस वन एंड दिस वन, ये हॉर्टिकल्चर के सब डिविजन्स हैं। तो एक तो है फ्लावर कल्टीवेशन विच इज़ फ्लोरिकल्चर, और दूसरा है वेजिटेबल कल्टीवेशन विच इज़ ओलेरिकल्चर। तो इसको मैं हमेशा पोटैटो से याद करती हूँ कि आलू से ओ हो गया तो ओलेरिकल्चर, ठीक है। तो आपने सेपरेटली कर लिया फ्लावर वाला
और वेजिटेबल वाला, जिसको वेजिटेबल में ऐसे डिटेल भी ऐसे भी पूछ सकते हैं इसको, कि नॉन वुडी हर्बेशियस प्लांट्स फॉर वेजिटेशन जो हैं उसको बोलते हैं ओलेरीकल्चर। और जो आपका कंबाइंड है दैट इज़ आपका फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, वो होगा हॉर्टिकल्चर। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, तो इसमें बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट वन आई वांट टू पॉइंट आउट कि जो स्टार वाली चीज़ है ना, दैट मीन्स दैट दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड 1 to many times। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है। मतलब एक चैप्टर में कितने 4-5 ही होंगे ऐसे जिनके ऊपर स्टार मार्क्ड होगा, चलो एट मैक्सिमम 10 चीज़ें होंगी ऐसी जो जिन पे स्टार मार्क्ड होगा, बट दैट मीन्स दे आर सुपर इंपॉर्टेंट, देव बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स, मोर देन 2-3 टाइम्स, ठीक है, तब जाके आई गिव दिस स्टार मार्क। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम कर रहे हैं रेयरिंग हनी बीज, तो दिस इज़ एपीकल्चर। देन क्रॉप्स उगा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी। फिर ग्रेप्स, विटिकल्चर। अर्थवॉर्म्स या वॉर्म्स की कल्टिवेशन को क्या कहते हैं, वर्मीकल्चर। फिश हैचरी, ये मैंने पहले भी बताया था, फिशेस की स्टडी को हम बोलेंगे इच्थायोलॉजी, पर कल्टिवेशन या हैचरी को बोलेंगे पिसिकल्चर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। तो सबसे पहले है बोन्स की स्टडी, ऑस्टियोलॉजी। जीन्स एंड हेरिडिटी की स्टडी, जेनेटिक्स, भाई हमने इस पर पूरा चैप्टर पढ़ा है। फिर ओल्ड एज की स्टडी, जेरेंटोलॉजी। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसे कहते हैं टेराटोलॉजी, ये थोड़ा यूनिक सा है। फिर माउंटेन, तो जैसे हम पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में माउंटेन्स क्या पढ़ते हैं हम, उसमें माउंटेन्स कैसे बने उसे कहते हैं ओरोजेनी, तो उसी से हम याद रख सकते हैं ओरोलॉजी। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड द मैटर्स इनसाइड इट, तो हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो हमें पता होना चाहिए किस चीज़ से डील करती है, तो ये जो आपका सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, उससे डील करती है। बट अगर आप इंटीरियर में चले जा रहे हो, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, है ना, द लेयर्स इनसाइड ऑल दैट, तो वो है आपका जियोलॉजी, ठीक है। फिर सीरम की स्टडी को सेरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम मिसलेनियस पे आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि ये मिसलेनियस है, बट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है मिसलेनियस को, बट ये चारों भी मिसलेनियस में ही फॉल करते हैं, जैसे भी आपको इजी रहे याद करना। काउंटिंग एंड एनालिसिस ऑफ एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्रीज टू नो इट्स एज, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, ये कई बार रिपीट हुआ है। देन फैक्टर्स कनेक्टेड विद द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, तो मे बी आई शुडंट हैव रिटन दिस, बट इसे कहते हैं यूजेनिक्स। और इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जीन्स का इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, राइट। हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट अगर कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ मेडिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं इन द जीन्स ऑफ ए चाइल्ड और पर्सन, तो उसे हम कहेंगे, ताकि इम्प्रूव्ड जो है आगे की जनरेशन हो, उसे हम कहेंगे यूजेनिक्स। तो ये याद करने के लिए मैंने नाजी वाली चीज़ लिखी हुई थी कि दे वांटेड जेनेटिकली इम्प्रूव्ड जनरेशन्स, नेक्स्ट जनरेशन्स। तो आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी कंसर्न विद लिविंग बींग्स फॉर विलफुल मैनिपुलेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल, तो ये है आपकी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो अपने को पता होनी चाहिए। दिस इज़ द टेक्नोलॉजी कंसर्न विद लिविंग बींग्स, ताकि उनका मॉलिक्यूलर लेवल पे विलफुल मैनिपुलेशन किया जाए। नेक्स्ट है ओरिजिन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड देयर सोसाइटीज, देयर शुड बी अ लिटिल कॉमा ओवर हियर, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड देयर सोसाइटीज़, तो दिस इज़ एंथ्रोपोलॉजी। ये मतलब बहुत ही क्या कहेंगे ना, सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है एंथ्रोपोलॉजी की, बिकॉज दिस इज़ नॉट द चैप्टर फॉर लाइक 4 सेंटेंसेस की एक एक डेफिनेशन लिखें, बिकॉज क्वेश्चन आएगा कैसे, मैच द फॉलोइंग, है ना। तो आई हैव केप्ट इट जिस तरीके से आया हुआ है वैसे ही, तो दे विल आस्क द मोस्ट क्रक्स सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ दैट डेफिनेशन कि ये क्या होता है, राइट। तो दिस इज़ एंथ्रोपोलॉजी। अब आ रहे हैं मिसलेनियस वाले सेक्शन पे एग्जैक्टली। तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है, बट जिस पे इसमें से स्टार मार्क्ड है वो सुपर इम्पॉर्टेंट है। बट एनी हाउ कवर तो अपने को सारा करना है, तो पढ़ते हैं। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जो आर्टरीज वेन्स है, उसकी स्टडी को एंजियोलॉजी बोलते हैं। फिर ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनमें कि फ्लावर नहीं होते, सीड नहीं होते, वो स्पोर्स के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, वो ब्रायोफाइट्स की स्टडी को बोलते हैं ब्रायोलॉजी। फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी को बोलते हैं एंड्रोलॉजी। जैसे कुछ मॉडलिंग में बोलते हैं ना, एंड्रोजनस मॉडल, ऑल दैट, तो थोड़ा लुकअप कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा, एंड्रोलॉजी। देन ये क्या होता है, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस और लिक्विड्स जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। तो इसका मैंने सही यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि परफ्यूम डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन होता है रैंडम मूवमेंट। तो कोई भी एरोसोल आप ले लो, जैसे परफ्यूम का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में बॉटल में है, राइट, एंड देन व्हेन यू स्प्रे इट डिफ्यूजेस, ठीक है, तो दैट इज़ डिफ्यूजन फॉर यू। फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स हमने ऊपर देखा था, और वहाँ हमने देखा था वो जीन वाली कर रहे थे, राइट, जहाँ हम मेडिकल इंटरवेंशन से कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, यूजेनिक्स। यहाँ हो रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स थ्रू द इन्वायरमेंट एंड लिविंग कंडीशंस, मतलब कि अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट हो जा रहा है, मतलब हम कोई जीन मैनिपुलेशन कुछ ऐसा मेडिकल इंटरवेंशन टाइप नहीं कर रहे हैं, बस अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे यूथेनिक्स, ठीक है। फिर अगर किसी को कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है आफ्टर बर्थ, तो हमने हेरिडिटी का चैप्टर पढ़ा है, तो हमको जीनोटाइप फिनोटाइप पता है अब, ठीक है। तो जीनोटाइप इज़ की जो आपका जेनेटिक कोड है, जो आपका जीनोम है, एंड फिनोटाइप इज़ जो फिज़िकली दिखता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी को कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से दे कुड हैव ए स्पेसिफिक फेशियल फीचर, तो उसको हम फिनोटिपिक डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज़ कि इम्प्रूवमेंट ऑफ फिनोटिपिक डिफेक्ट या इम्प्रूविंग लुक्स, ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई वे में बोल दिया है इम्प्रूविंग लुक्स, बट दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम काट सकते हैं यहाँ से। सो इम्प्रूवमेंट ऑफ फिनोटिपिक डिफेक्ट मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आफ्टर बर्थ, तो हम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से कॉज होने वाले डिफेक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो हम देख सकते हैं उस डिफेक्ट को, दैट इज़ कॉल्ड यूफेनिक्स। देन अगला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सिंपल है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस, एक्सोबायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। देन कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज़ अगर हम स्टडी करें तो उसे कहते हैं एटियोलॉजी। देन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं कि फॉर्मेशन हो रहा है इथाइल अल्कोहल का, ठीक है, बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर पूरी चीज़ पढ़ के देखते हैं, प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो माइक्रोब्स या दूसरे सेल्स में होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। तो अब हम ऑपोजिट वे में चल के देखते हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है। तो कोई माइक्रोब है, ठीक है, अब O2 नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में माइक्रोब का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल, तो इसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हेन टू सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, तो जो हायर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन होता है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक, जो लो कंसंट्रेशन वाला होता है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक, वेरी सिंपल। फिर हम देख रहे हैं कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले हम देखते हैं वार्म ब्लडेड। तो एनिमल्स जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है थ्रू होम्योस्टेसिस, जैसे कि मैमल्स, जैसे कि ह्यूमंस, जैसे कि हम, तो हमारा एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है, एंड वी आर एबल टू मेंटेन दैट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, चाहे मानसून चल रहा है, चाहे गर्मी चल रही है, चाहे सर्दी चल रही है, तो वी आर व्हाट, वार्म ब्लडेड, ठीक है। और वार्म ब्लडेड का ही दूसरा नाम क्या है,
एंडोथर्मिक, होम्योथर्मिक, ठीक है। फिर एनिमल्स दैट कैनॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज का इम्पैक्ट आता है उनके बॉडी टेम्परेचर पे। जैसे फॉर इंस्टेंस आप विजुअलाइज करो, जैसे डेजर्ट जो होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि डेजर्ट जो है दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, अगर आपको ये नहीं पता तो यू शुड लुक दिस अप, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब डेजर्ट है वो रात को बहुत ठंडा हो जाता है, डेजर्ट्स में स्नेक्स होते हैं, एंड नाउ स्नेक्स विल ट्राई टू हाइड एंड फाइंड अ प्लेस वेयर दे कैन सेव देयर बॉडीज़ हीट, ठीक है। तो वो बिल में रहते हैं, तो किस लिए ऐसे छिपके रह रहे हैं वो, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लूज देयर बॉडीज़ हीट, बिकॉज दिस कुड बी वेरी क्रिटिकल फॉर देम। तो अब ऐसे जो एनिमल्स हैं जो सनलाइट या हीटेड सरफेस की को एज ए एक्सटर्नल सोर्स लेके उस पर डिपेंडेंट है, वो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हो गए। उनको एक्टोथर्म्स भी बोलते हैं, एक ये थोड़ा सा यूनिक सा टर्म ही है, बट इसके आने के चांसेस नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। पोइकिलोथर्मिक भी बोलते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है टू सेक्सेस ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी कि मेल और फीमेल एक ही कोई स्पीशीज़ का, दे एग्जिबिट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बियॉन्ड जस्ट द डिफरेंस इन सेक्शुअल ऑर्गन्स। तो इसका एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है पीकॉक। तो पहली चीज़ तो इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं डायमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, अब जैसे आप सर्च करके देख लो, अगर आपको नहीं पता है ये चीज़, तो मेल और फीमेल पीकॉक को आप सर्च करके देखो तो यू विल सी कि दे लुक वेरी डिफरेंट कलर्स वाइज ऑल दैट, एंड इट्स नॉट जस्ट कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही डिफरेंस होता है, देयर इज़ मोर डिफरेंसेस देन दैट, है ना। तो उसको डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ में ऐसा होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फार्मिंग अलॉन्ग विद एनिमल हस्बेंड्री को क्या बोलते हैं, तो कुछ नहीं, इसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, वेरी सिंपल। फिर ये 2-3 इंपॉर्टेंट जो स्टडीज़ हैं ये देख लेते हैं। तो ब्लड को हीमाटोलॉजी, लिवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी, ह्यूमन ब्यूटी को, ये रिपीट हुआ है, कैलोलॉजी, ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंट की स्टडी मैंने पहले भी बताया था, तो इंसेक्ट की स्टडी को हमने एंट से याद किया था, एंटोमोलॉजी। अब एंट की खुद की स्टडी को क्या कहते हैं, मिर्मिकोलॉजी, ठीक है। So to those of you who are finding this really monotonous and boring, let me tell you, there's like tons of data that you need to remember. आपको समझना भी है, आपको रोट लर्निंग भी करना है, रिविजन्स करने हैं एंडलेस। सो अब तक तो you should get used to this कि हाँ lot of data is thrown at you and you just be strong and take it. तो करते हैं आगे। Manipulation of matter on atomic or molecular or supramolecular scale, दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है नैनो टेक्नोलॉजी की, बट अगेन आई एम स्पेसिफाइंग कि इसी तरीके का आएगा पेपर में, वो पूरा ऐसे एक्सप्लेन करके नहीं पूछेगा, राइट। न्यू बॉर्न के केयर स्टडी को क्या कहते हैं, नियोनेटोलॉजी। आगे है किडनीज़ की स्टडी। तो किडनीज़ में जो होते हैं ना, तो जैसे अब किडनी का स्ट्रक्चर, इफ़ आई कुड शो यू अ डायग्राम, ऐसे ऐसे, तो ऐसे करके कुछ होता है। तो किडनीज़ में जो होते हैं ना, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैं बस याद करने के उससे बता रही हूँ, क्योंकि हमने स्कल की स्टडी किया, फ्रेनोलॉजी, साउंड्स वेरी सिमिलर, राइट। तो हमें डिफरेंशिएट करना है, तो किडनीज़ में नेफ्रॉन्स होते हैं और इसलिए किडनीज़ को की स्टडी को बोलते हैं हम नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट है टीथन गम, तो ओडोंटोलॉजी। तो डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं तो उसमें डी रहता है, तो डी से एसोसिएट कर लो, ओडोंटोलॉजी। Then science related with the care of pregnant women, that is obstetrics. Then birds की study, ornithology. Then diagnosis and repair of disorder of the locomotory system, इसे हम कहते हैं orthopedics. ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं साइकियाट्री, और स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर को हम बोलते हैं साइकोलॉजी। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएट करके याद करना है इसको। आगे करते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चिल्ड्रन, दिस इज़ पीडियाट्रिक्स। तो हम ऊपर नियोनेटोलॉजी कर चुके हैं,
दैट इज़ न्यूबॉर्न्स के लिए, दिस इज़ फॉर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में न्यूबॉर्न्स तो आते हैं, बट इस केस में नहीं। हम यहाँ पे थोड़े बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं कि उनकी जो मेडिसिन वगैरह सबकी स्टडी है उसे कहते हैं पीडियाट्रिक्स, और जो सिर्फ टॉडलर्स से, न्यूबॉर्न बेबी से डील कर रही है वो नियोनेटोलॉजी है, ठीक है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हम देखते हैं ना कि हम ऑर्गेनिजम्स को ऐसे फाइलम में बांटते हैं, टेक्सोनमी में, ठीक है। तो उससे हम याद रखेंगे फाइलोजेनी। देन नोज एंड olfactory organs, दिस इज राइनोलॉजी। देन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, इसे कहते हैं सोनोग्राफी। देन लिजर्ड्स की स्टडी को सोरोलॉजी। देन पल्स एंड आर्टीरियल प्रेशर की स्टडी को, तो जब हम बीपी मेजर करते हैं तो करते किससे हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उसमें, ठीक है, उससे करते हैं। तो स्टडी भी उसी चीज़ पे बेस्ड है, स्फिग्मोलॉजी, ठीक है। फिर प्राइमेट्स को क्या कहते हैं, प्राइमेट्स की स्टडी को प्राइमेटोलॉजी। अब इसमें क्या क्या फॉल करते हैं, मंकीज़, एप्स और एंगिटॉन्स, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि वही जो फाइलम, जीनस, इस सब में डालना और, ठीक है, ग्रुप करना, कैटेगराइज करना, उस चीज़ को पूरा हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो दैट इज़ इट इन दिस चैप्टर। होप कि आपको ओवरवेलमिंग ना लगा हो। इट्स अ लॉट ऑफ डेटा, बट इफ़ यू लुक एट द ब्राइट साइड, इट्स अ लॉट ऑफ डेटा इन अ वेरी कॉम्पैक्ट फाइल। इट्स ईजी टू रिमेंबर। आप न्यूमरस रिविजन्स करो एंड दिस विल सीम लाइक हार्डली व्हाट 5 minutes रिविजन जितना चैप्टर रह जाएगा ये। So best of luck for the revision of this chapter. Thank you for watching.